शजर आपके साथ और आज हम बात करेंगे सूबा बोलेगा में सिर्फ अन्नदाता जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने पर 2500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाने का और दोबारा ऐसा करने पर केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अब तक 50 किसानों से 1,30,500 रुपए की वसूली की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार फसल के अवशेष यानी पराली जलाए जाने पर 166 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और 185 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। जहां एक और किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर प्रदूषण फैलाने वाली तमाम फैक्ट्रियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे सवाल उठता है कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ अन्नदाता ही जिम्मेदार है, जिसकी उसे सजा दी जा रही है, और जहर उगलते कारखानों की ओर आखिर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, जो लोगों की सेहत से रोजाना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रशासन द्वारा पराली ना जलाने की किसानों को चेतावनी दी गई थी और सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित किया जा रहा है। बावजूद इसके किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि प्रशासन द्वारा बार बार विभिन्न थाना क्षेत्रों में बैठक कर संवाद के माध्यम से किसानों को समझाया जा रहा है वह अपने खेतों में पराली ना जलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे। इस क्रम में सहारनपुर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके साथ साथ उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के किसानों को पराली जलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। ऐसे किसानों के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही कुछ दिन पहले भी 5 किसानों को पराली जलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। पराली जलाने के आरोप में जनपद से अभी तक 1 दर्जन से अधिक किसानों को जेल भेजा जा चुका है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा बार बार किसानों को चेतावनी दी जा रही है, गाइडलाइंस का पालन करते हुए पराली ना जलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को सैटेलाइट के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो है ऑर्डर हैं और इस संबंध में हम लोगों ने उसमें जो है जुर्माना वसूली की भी कार्रवाई किया है, परंतु जुर्माना वसूली से अभी जो है पिछले साल की अपेक्षा इस साल जनपद सहारनपुर में केसों में बढ़ोतरी हुई है। इसके दृष्टिगत जुर्माना वसूली के साथ साथ FIR भी इसमें कराई गई है और डेली जो भी केसेस हम लोगों को सैटेलाइट के माध्यम से या अन्यथा माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, उसमें हम लोग जो है नियमानुसार FIR दर्ज करा के और उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई। लगातार सरकार इस बात के लिए किसानों को आगाह कर रही है कि पराली ना जलाएं, जिसके बाद भी किसान बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। सहारनपुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए पंकज बालियान की रिपोर्ट। और योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को पराली जलाने के बजाय उसको उर्वरक खाद में तब्दील करने पर जोर देना चाहिए। श्री शाही ने कहा कि योगी सरकार NGT और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कर रही है। पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है और जुर्माने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसानों के ऊपर मुकदमे हों। ऐसे में किसानों को सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे यंत्र सब्सिडी के आधार पर किसानों को उपलब्ध करा रही है, जिनसे पराली जलाने के बजाय किसान पराली को उर्वरक खाद में तब्दील कर सकें।
पराली जलाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से सख्त कानून बनाए गए हैं और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ नियमावली हैं एनजीटी को नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है और कृषकों को किसानों को खास तौर पर कैसे उनको राहत मिल पाए, पराली नहीं जलाएंगे तो क्या उसका डिस्पोज ऑफ होगा, इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, पराली जलाए जाने को लेकर पिछली बार भी सख्त कानून बनाए गए थे, उससे पहले भी, और इस बार उसमें और संशोधन किया गया है एनजीटी के नोटिफिकेशन को ध्यान में। देखिए, पर्यावरण का एक भारी संकट देश के ऊपर है और इसको लेकर के एनजीटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बहुत गंभीर है और उन्होंने सख्ती से इसे रोके जाने के आदेश दिए हैं और इसलिए पराली को रोके जाने के लिए पिछले 3-4 वर्षों से सतत हम लोगों ने प्रदेश के भीतर प्रयास किया है। 2017 में ही हम लोगों ने इस बात को आदेश कर दिए थे कि कंबाइन के साथ एक्स्ट्रा रीपर लगाए जाएं और पराली का उपयोग जो है वो खेतों में जैविक खाद बनाए जाने की दृष्टि से किया जाए और इसके लिए हम राज्य के भीतर कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से कस्टम हायरिंग के 3 यंत्रों पर 80% का अनुदान दे रहे हैं और फार्म मशीनरी बैंक पर भी जो है वो सब मिला करके जो है वो ये कस्टम हायरिंग से जो नोटिफाइड जो पराली के यंत्र हैं उस पर 80% और ट्रैक्टर आदि पर 50% अनुदान दे रहे हैं। इस साल हम लोगों ने एक और यह व्यवस्था कर दिया है कि गन्ना समितियों, साधन सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को भी हमने इस बात के लिए व्यवस्था की है कि यदि ये संस्थाएं 1 लाख रुपए अपनी ओर से देती हैं तो 4 लाख रुपए कृषि विभाग से अनुदान दे करके और उन्हें वहाँ पर ये पराली के इस्तेमाल को खेती में कैसे किया जा सके, इसके लिए कृषि यंत्रों का उपयोग करके वो काम कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने प्राविधान कर दिया है और लगभग 600 से ज़्यादा संस्थाओं ने हमारे इस साल हमारे कृषि यंत्रों के टोकन इशू करा करके कृषि यंत्र खरीद रहे हैं और लोगों को वो सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे जो बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार घटनाओं में कमी आई है, एफआईआर कम दर्ज की गई हैं, लोगों की गिरफ्तारी भी कम हुई है, लेकिन उन्होंने साफ संदेश दिया है किसानों को के न्यूज़ के माध्यम से कि वो पराली ना जलाएं और उसका इस्तेमाल बायोडीजल, बायोफ्यूल और या तो फर्टिलाइजर के रूप में करें। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज़, लखनऊ। और शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। प्रदूषण को कम करने के लिए कानपुर नगर निगम कई इंतजाम भी कर चुका है। वहीं इस बार नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है। इस पहल में कानपुर नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने जा रहा है। पनकी क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए इस प्रस्ताव में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रोशनी के लिए LED लाइटिंग, वायु प्रदूषण से निस्तारण के लिए क्षेत्र में जहरीली गैस रोकने वाले पौधे लगाए जाएंगे। और प्रदूषण मुक्त प्रस्ताव पर नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित अफसरों को सर्वे कराकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नवंबर के अंत तक क्षेत्र में विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। शहर में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिंदगियां इस प्रदूषण मुक्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में कानपुर शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने पहले से ही कई इंतजामों की शुरुआत कर दी है। इस बार कानपुर नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र पनकी को प्रदूषण मुक्त बनाने जा रहा है। इसके लिए उसने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में पनकी क्षेत्र को न सिर्फ हरियाली से भरा जाएगा बल्कि LED लाइटों से चमकाया भी जाएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन मोहित के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। शहर में प्रदूषण इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ कार्य है वहाँ पर CSR के माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं कि लगभग 1 करोड़ की धनराशि वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए 15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है और करीब 55 लाख जो हमारी कन्वेंशनल लाइट्स हैं उनको रिप्लेस करते हुए LED लाइट्स को लगाने के लिए किया गया है। तो कब से यहाँ पर काम वर्क होना शुरू? इसका प्रस्ताव जो पनकी पावर प्लांट के CSR के मत से होना है उसका प्रस्ताव बना के हमने मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से उनको प्रेषित कर दिया है। उनके यहाँ स्वीकृति प्राप्त होते ही। और श्रावस्ती से इस बीच एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR हुई है। 84 किसानों पर दर्ज की गई है FIR। 58 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। किसानों पर अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई श्रावस्ती में हुई है, ये माना जा रहा है, क्योंकि 58 किसानों को आपको बता दें जेल भेजा गया है। किसानों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई श्रावस्ती में हुई है। 84 किसानों पर FIR दर्ज की गई है।
सहारनपुर में भी कई किसानों के खिलाफ आपको बता दें मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हरदोई की बात कर ले, वहां पर भी कई किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण से राजधानी वासी एक तरफ परेशान है, वहीं दूसरी तरफ और खबरों के बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे, लगातार बढ़ते प्रदूषण से राजधानी वासी परेशान है। के न्यूज ने प्रमुखता से वायु प्रदूषण की खबर दिखाई थी। के न्यूज से खबर का बड़ा असर हुआ है। पेड़ों पर छिड़काव किया गया है, सड़कों पर पानी छिड़काव किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। लगातार बढ़ते प्रदूषण से राजधानी वासी परेशान है। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है। छिड़काव किया गया है, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है, पेड़ों पर छिड़काव साफ तौर पर किया गया है। तो एनजीटी के सख्त निर्देशों के बावजूद हरदोई में किसानों द्वारा लगातार पराली जलाने की घटनाएं देखी जा रही हैं, जबकि जिला प्रशासन ने पराली को लेकर गांव स्तर पर राजस्व कर्मी, बीट सिपाही, पंचायत कर्मी की संयुक्त टीम गठित कर दी है। इसके बावजूद कर्मियों की लापरवाही के चलते जिले के सवाईजपुर तहसील में 12 किसानों पर पराली को लेकर जुर्माना लगाया गया, जबकि 2 लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि कानूनों का 1 दिन का वेतन काटा गया है। पंचायत सचिव और पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सवाईजपुर दीपक वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि पराली जलाने पर माननीय हरित न्यायाधिकरण और माननीय न्यायालय और शासन का निर्देश है कि पराली न जलाया जाए, इसका उचित प्रबंधन किया जाए। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। तो अन्नदाता पर साफ तौर पर कार्रवाई हो रही। यूपी में पराली जलाने पर किसानों पर बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। 50 किसानों से अब तक 1,30,000 रुपए की रकम जो है वसूली गई है। 166 किसानों के खिलाफ जो प्राथमिकी है वो भी दर्ज हुई है। 185 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। किसानों पर लगा कुल जुर्माना 4,75,000 रुपए, बहुत बड़ी रकम है। राजधानी में तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल भी हैं। क्या किसान ही प्रदूषण बढ़ा रहे हैं? ये चिमनियाँ जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनसे क्या हवा निकल रही है? क्या शुद्ध हवा इन चिमनियों से निकल रही है? आखिर इन फैक्ट्रियों पर, इस तरह की कंपनियों पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या किसान ही प्रदूषण का जिम्मेदार है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं कि ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहाँ पे एनजीटी के नियम आपको लगता है क्या फॉलो किए जाते हैं? क्या उनको माना जाता है? एक तरफ कृषि मंत्री को आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरह से चिमनियों से धुआं निकल रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। बड़े पैमाने पर तकरीबन 4 लाख के आसपास उनसे जुर्माना वसूल लिया गया है। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने खबर आपको बताई, श्रावस्ती में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई किसानों पर हुई है। 84 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सिर्फ श्रावस्ती की बात करें, 58 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। किसानों की समस्या ये है, आखिर वो पराली का क्या करे? सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान इतने बड़े पैमाने पर जो पराली होती है उसको लेकर आखिर कहाँ जाएंगे, ये सवाल हमेशा से उठता रहा है, हमेशा से उठता रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब प्रदूषण की बात आती है तब हमेशा ठीकरा किसानों के सर पर फोड़ दिया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, लिहाजा इनकी वजह से प्रदूषण होता है। और इस कोरोना काल में अब ज़बरदस्त तरीके से किसानों पर कार्रवाई हो रही है। उनको जेल भी भेजा जा रहा है, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, एनजीटी के नियम का हवाला दिया जा रहा है। तो क्या ये औद्योगिक इलाके हैं जहां पर ये बड़ी बड़े फैक्ट्रीज और कंपनी चल रही हैं, क्या इनके लिए कोई नियम नहीं है? क्या इनके लिए इन पे क्यों नहीं कोई सख्ती हो रही है? तो फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, अपनी बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। किसान है तब भी आप जुड़ सकते हैं। हम चाहेंगे कि जो आपकी बात है, आपकी आवाज़ है, वो सरकार तक पहुँचे
और आपकी जो समस्या है उससे भी देश को और दुनिया को अवगत कराएं। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ सुचि विश्वास कांग्रेस प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हरनाम सिंह किसान नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंजीत राय बीजेपी नेता थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हरनाम सिंह के पास चलते हैं। हरनाम, हमने खबर दिखाई और हमेशा देखने को हरनाम ये मिलता है कि जब जब प्रदूषण की बात आती है ऐसा लगता है कि किसानों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि पराली से ही प्रदूषण होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़े पैमाने पर जो है शहरों में ट्रैफिक फैला हुआ है, ट्रैफिक की समस्या है, धुआं गाड़ियां बड़े पैमाने पर उगल रही हैं, कंपनियां धुआं उगल रही, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर क्या कहेंगे जिस तरह से श्रावस्ती या सूबे के अंदर अन्नदाताओं पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे हरनाम आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस गरीब मजदूर की खबर को आपने अपने चैनल पे दिखाने का काम किया। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार जो काम कर रही है, वोट जब मांगने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इन किसानों के बीच में एक सेकंड आपको हरनाम रोकना चाहूंगा। एक दर्शक शुरुआत में ही जुड़ गए हमारे साथ, अभिषेक कानपुर से, मैं उनकी भी बात सुन लेता हूँ। अभिषेक, जल्दी से अपनी बात को रखते हैं। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि सर आप सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप एक सलाहकार को ही बुलाते हैं और एक पब्लिक की भी बात सुनते हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सर कानपुर में रहता हूं मैं, जाजमऊ में, और सर यहाँ पर देखिए सर इतनी ज्यादा जो है प्रदूषण है, फैक्ट्रियां चल रही हैं और फैक्ट्रियों में इतना ज्यादा धुआं निकलता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। और बगल में ही जाजमऊ चौकी है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं सर, बोले। जी सर, वहाँ से भी पुलिस आती है और थोड़ा अपना जो है ले दे के निकल देती है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ भट्टियां लगी हैं, गंगा जी के किनारे में लगी हैं, तो बहुत ज्यादा गंदगी, यहाँ सांस लेने में सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक कानपुर के जाजमऊ से जुड़े हुए थे, समस्याएं बता रहे थे, कंपनियां किस तरह से वहां पर चिमनियां धुआं फेंक रही हैं, लेकिन एनजीटी का नियम जाजमऊ में लागू नहीं होता। समझिए। फिलहाल हरनाम सिंह अपनी बात को मुकम्मल करिए। अगर इस देश में मैं ये बता रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति शोरूम में गाड़ी खरीदने जाता है, कार खरीदने जाता है, मोटरसाइकिल खरीदने जाता है, क्या इससे प्रदूषण नहीं निकलता है? इससे क्या किसानों को राहत मिलने का धुआं निकलता है? हमने कहा था, हमने सरकार को, अधिकारियों को ये बात रखा है कि जो पराली, जो पैरा है, जिसे पराली नाम रखा गया है, उस पैरे को वेस्ट जो है, जो किसान को जरूरत है रख ले, उस वेस्ट को खत्म करने के लिए, चूंकि मनरेगा का काम अब गांव में नहीं है, जो मनरेगा लेबर है उसको इस पराली वेस्ट करने में कन्वर्ट कर दो। अभी प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे थे, हम प्रदेश के कृषि मंत्री से आपके माध्यम से एक सवाल करते हैं। इनकी जब सरकार आई तो इन्होंने सॉइल टेस्ट का ढोंग किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनके 5 कालिदास मार्ग पर जब सॉइल टेस्ट की गाड़ियों का इन्होंने उद्घाटन किया, वो गाड़ियां शहर के अलग अलग रोडों पर जाकर खड़ी हो गई, एक गाड़ी गांव तक सॉइल टेस्ट के लिए नहीं गई। मैं ये भी कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में डीएपी, यूरिया, गलत डाया बनाने वाले केमिकल बीज दवा का, इसका टेस्ट लेने वाली उत्तर प्रदेश में हमारे कोई मशीनरी नहीं है। एग्रीकल्चर विभाग को इस अपंग बना दिया गया है, जबकि देश की 70% किसानी करने वाला किसान के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंत्रालय कृषि विभाग होना चाहिए था, लेकिन ना उसके पास कोई बजट है, ना उसके पास काम करने के लिए है। आज की डेट में सरकार किसानों पे मुकदमे लिखकर जेल भेज रही है। किसान इसका फैसला भविष्य में लेंगे।
जब 2022 में ये चुनाव में आएंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, मैं आऊंगा आपके पास। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र राणा एक दर्शक इस बीच हरनाम हमारे साथ है। राजेंद्र राणा जी अपनी बात को रखें जल्दी से। सर नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए सर। मैं कहना चाहूंगा कि देश की आजादी होने के बाद 70 साल से किसानों के साथ सौतेला व्यवहार इस देश में किया जा रहा है, क्योंकि किसान कृषि में पैदा लेते हैं, उसी कर्ज में मरते हैं और कर्ज में ही अपना प्राण इच्छा कर देते हैं। इसीलिए मेरी मांग है मोदी से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, सबों ने किसानों को लूटा है। इसलिए मेरी मांग है कि खेती को उद्योग की दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार उद्योग की तरह हर तरह का फैसिलिटी दिया जाता है, वैसे कृषि किसान को दिया जाए, तभी हमारा देश विकास करेगा। किसान के साथ ये दोनों पार्टी अन्याय कर रहे हैं। साफ तौर पे किसान के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके बारे में राजेंद्र राणा साफ तौर पे कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हरनाम सिंह भी जुड़े हुए हैं, जो किसानों की व्यथा के बारे में बता रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया कृषि मंत्री ने क्या कुछ बात कही। हरनाम सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री साहब को हम सुन रहे थे, वो तमाम बातें कर रहे थे। पराली को ना जलाए किसान, उसके लिए भी तकनीक के, यंत्र के, तमाम चीज़ों की बात की जा रही थी। तो क्या आखिर ये तमाम चीज़ें जो आधुनिक तकनीक है, क्या वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या आखिर वजह है जो किसान पराली जलाने को मजबूर हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है, प्रदेश के कृषि मंत्री को किसान के दर्द की जानकारी नहीं है, वो अनुभवहीन कृषि मंत्री हैं। अगर उनको जानकारी होती तो किसान के दर्द को जानने के लिए किसी मंडी में गए होते, किसी किसान के खेत में गए होते, उसको बताते कि पराली का वेस्ट इस तरीके से इसको खत्म किया जाएगा, इसके लिए सरकार ये योजनाएं लाई है। आप कृषि मंत्री से पूछो कितने किसानों से जाके पराली की जानकारी उन्होंने दिया है। वो बता रहे यंत्र लगाएंगे, यंत्र ले जाए। अरे हमारा धान 1868 रुपए का धान आप 1000 रुपए में बेचने को मजबूर हो रहा है। हम कहां से मशीनरी खरीद लेंगे? उस पे आपने जीएसटी लगा दिया 18%। कृषि मंत्री को कोई जानकारी है? कृषि मंत्री बन गए, कृषि मंत्री बन जाना अलग बात है, किसान का दर्द समझना, उसकी पीड़ा को समझना। जब कितने किसानों से जाके कृषि मंत्री मिलते हैं, कितने किसानों से जाके खेत खलिहान में उन्होंने बात किया। कृषि मंत्री को अनुभवहीन कृषि मंत्री है। वो बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर के जाके सामान ले लो। अरे भैया, हम कहां से जाके ले लेंगे? हम पैसा कहां से लाएंगे? आप आमदनी दूनी करने की बात कर रहे थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 है, धान 1000 रुपए में बिक रहा है। हम जाके मंडी में 4 दिन 10 दिन लग के खड़े होके धान बेचे कि पराली खत्म करें कि गेहूं की बुआई करें? क्या बेवकूफी भरी बात करते हैं। बड़ी बात हरनाम जी ने साफ तौर पे कही। उमेश मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ। हरनाम जी, उमेश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ नमस्कार साहब। जी नमस्कार, उमेश जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय किसान जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय किसान जो है कर्जे में पैदा होता है, वो कर्जे में ही मर जाता है। उसे सरकार द्वारा कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है, जिससे किसान की हालत बहुत खराब रहती है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और बलबीर कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। बलबीर जी अपनी बात को रखें। जी नमस्कार जी। वर्तमान में जो किसानों द्वारा पराली जलाने का जो शासन के द्वारा इन पे प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को इस पराली को जैविक खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, सबसे ज्यादा प्रदूषण प्रतिदिन कितना डीजल, पेट्रोल और कोयला जलता है उससे नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग हैं और उद्योगपति हैं, उनके आगे सरकार के सारे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कानून हो, नतमस्तक है। और आम किसान को पराली के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। सरकार क्यों नहीं इस पराली को जैविक खाद के रूप में उन
किसानों के खेत में यूज कर सकती है, लेकिन किसानों की एक मजबूरी उस पराली को जलाना। यदि आपकी सिंचाई व्यवस्था प्रॉपर होती तो किसान उसी में पानी में लगाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसान अपने खेती को जो रबी की फसल तैयार करने के लिए उसको स्टॉक करना पड़ता, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार की पूरी कानून और मशीनरी व्यवस्था और कृषि विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, किसान नहीं है। ठीक है बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवकी नंदन हजारीबाग से एक दर्शक हमारे साथ है। देवकी नंदन जी अपनी बात को रखें सर। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं दरअसल हजारीबाग से बोल रहा हूँ और मैं किसानों को लेकर के एक छोटा सा मुहिम छेड़ना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि को सबसे ज्यादा मान्यता देनी चाहिए। लेकिन कृषि आज के दिन में लोग कृषि से भाग रहे हैं और कृषि जो है किसानी जो एक ऐसा मुहिम बन चुका है कि अब लोग कृषि से भागना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कृषि को उद्योग का दर्जा अब तक नहीं दिया गया, क्योंकि 1947 में जिस चीज के लिए हमने लड़ाई किया था वो थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और अब तक भारत में अभी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आई है। हमने गरीबी रेखा बना दिया, लेकिन अब तक हम लोगों ने अमीरी रेखा नहीं बनाया। कोई भी आदमी जितना भी चाहे उतना पैसा यहाँ पे उसको इकट्ठा करके रख सकता है। प्राउड फिलोसफी एक ऐसी फिलोसफी है, प्रोग्रेसिव रिडक्शन थ्योरी, जो कि सेल्फ सफिशिएंट सोशो इकोनॉमिक यूनिट को बिल्डअप करने की बात करती है वाया कोऑपरेटिव लाइक कंज्यूमर कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। और प्राउड का पहला सिद्धांत है नो पर्सन शुड बी लॉट टू एक्युमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट क्लियर कट परमिशन ऑफ द सोसाइटी। जब तक समाज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं आएगा तब तक गरीबी नहीं आने वाली है। इन अमीरों इन द सेंस जो कैपिटलिस्ट है, इन लोगों का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर कंजम्पशन। वहीं अगर सिर्फ प्रिंसिपल हमारे प्रॉफिट के लिए होगा, प्रॉफिट सेंटर्ड होगा, तो कैसे लोगों को जो रोजगार मिलेगा? आज जब किसान जब खेती करके बाहर जाता है माल बेचने के लिए, उसको दर नहीं दिया जाता है, लास्ट में सरकार बोलती है एमएसपी के तौर पर उसका सामान बेच दिया जाएगा। अरे सोचिए, एक इंडस्ट्री में जब आप आटा आशीर्वाद का 1 किलो आटा खरीदने जाते हैं तो उसके लिए क्या इंक्लूड रहता है? उसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड रहता है, मेंटेन कॉस्ट इंक्लूड रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड रहता है। ठीक है देवकी नंदन जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात देवकी नंदन जी ने कही। और अजय द्विवेदी, म्युनिसिपल कमिश्नर लखनऊ, क्या कुछ कहना, सीधा आपको लेके चलते हैं। लखनऊ में भी ये पोल्यूशन बढ़ गया, पराली जलाई गई उसकी वजह से भी, और ये टाइम होता है कि जो मौसम चेंज हो रहा है तो पोल्यूशन बढ़ता है। किस तरीके से नगर निगम इसको टैकल कर रहा है? इसमें देखिए, जो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए नगर निगम से जो है कई सारे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें जो है सभी जो निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं, निजी और सरकारी, सभी को नोटिस जारी किया गया है कि वे अपने सभी निर्माण कार्यों को जो है कवर करें और उस पर जो है सुबह शाम जो है वाटर स्प्रिंकलिंग जो है उस पर की जाए। इसके अलावा ये निर्देश जारी है कि कहीं पे भी कूड़ा ना जलाया जाए, और हम लोग जो है जो हमारा एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसको लगातार जो है मॉनिटर कर रहे हैं। उसका जो है डेटा स्मार्ट सिटी में आता है, जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उसको हम लोग जो है चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो है लगभग जो है 50 गाड़ियाँ हमने लगा रखी हैं जो वाटर स्प्रिंकलिंग जो है पब्लिक एरियाज़ में करती हैं। पेड़ पौधों की भी जो है धुलाई होती है। इसके अलावा जो है स्मॉग गन भी हम लोग खरीद रहे हैं, जो टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है, जिसकी एक लंबी रेंज होती है, जैसे एक बार में 100 से 200 फीट के एरिया में जो है उसको वाटर स्प्रिंकलिंग की जाती है। इसके अलावा CND वेस्ट प्लांट है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं, तो वो भी टेंडर प्रक्रिया में शीघ्र ही हम उसको जो है स्थापित करने वाले हैं। तो इन सभी प्रयासों से जो है पोल्यूशन पे कंट्रोल आएगा, और इसमें जो है लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जहाँ भी कूड़ा जल रहा है उन लोगों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल ही जुर्माने लगाए गए हैं। जहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, साइटें खुली छोड़ दी गई हैं, उन पे भी जुर्माना लगाया जा रहा है। कल ही जो है सीवर लाइन के ठेकेदार पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सो इस प्रकार से लगातार जो है एनफोर्समेंट की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। तो राजधानी का नगर निगम जागा है। अजय द्विवेदी म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको आपने साफ तौर पर सुना। अब कार्रवाई की जा रही है। हमने कुछ दिन पहले प्रदूषण को लेकर सूबा बोलेगा में ही बात रखी थी और खबर दिखाई थी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबा बोलेगा में किसान क्या अपराधी हैं, ये सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों पर कार्रवाई की जा रही है, वो जिस तरह से लगातार खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप जानते हैं ये भोला भाला देश का किसान जो मौसम की मार से भी परेशान रहता है, जो हमने देखा है कि मंडियों के सिस्टम से भी परेशान रहता है, हमने देखा है कि बिचौलियों से भी परेशान रहता है, और अब उस पर एनजीटी के नियम बताकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए क्या ये एनजीटी के नियम नहीं है? क्या सिर्फ किसानों के लिए एनजीटी के नियम है? जिस तरह से उनको जेल भेजा जा रहा है, जिस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है, गरीबी रेखा तो हमने खींच ली, अमीरी रेखा हमने नहीं खींची। देवकी नंदन जी थोड़ी देर पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कुछ अहम बातें कर रहे थे। वे फिलहाल इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आशीष रावत जी हमारे साथ हैं काशीपुर से। आशीष रावत जी अपनी बात को रखें। हाँ, मैं दलील रावत काशीपुर से बोल रहा हूँ। सर, किसान के साथ इतनी मतलब जो है प्रॉब्लमें हो रही हैं कि जैसे हमारे उत्तराखंड में भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं किसानों को, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टर हाथ से चलाने वाले, तो इतने बेकार सरकार का पैसा इतना तो बेकार व्यर्थ जा रहा है कि उसके वो नहीं मिलते, उसके जो है सिस्टम नहीं मिल पाते हैं। एक बार वो खराब हो गए तो वो कूड़े में ही फेंकना पड़ता है। तो इस तरह करोड़ों रुपए सरकार का बेकार जा रहा है, ना तो किसान के काम आता है और न जो है किसान उसे यूज कर सकता है। बस केवल 1 साल इंस्ट्रूमेंट तो चलाएगा, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं साहब इसको ठीक कर दो, बोले हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो बेकार वाले थे, सब भेज दिए हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप रावत जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सुची विश्वास कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त हैं। सुची, आप क्या सोचती हैं जिस तरह से, खासकर कांग्रेस क्या सोचती है जिस तरह से किसानों पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, एनवायरमेंट हो या क्लाइमेट, ये एक का भी मैं एक प्रकार से समर्थन करती हूँ, मगर जिस तरह से सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो आपने खबर दिखाई कि 84 किसानों पर श्रावस्ती में एफआईआर, मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। एक ऐसा तबका जिसके हितों को लेकर सरकार बिल्कुल उदासीन है, चाहे ये 3 नए काले कानून हो, चाहे कृषि यंत्रों पर जीएसटी हो, चाहे बीज खरीद में हो, चाहे अभी जो कहा 1868 रुपए धान की एमएसपी है और 1000 रुपए में बेचने के लिए विवश है, या 2 रुपए में आलू बेच गए, आज हम 40 में खरीद रहे हैं। तो इतनी जबरदस्त अव्यवस्था और अनदेखी है सरकार की किसानों के बारे में, और बजाय उनको अवेयर करने के, बजाय इस विषय में सरकार को कोई भी चीज इंप्लीमेंट होना, खासतौर से जो लिटरेसी का रेट है स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, तो इस तरह से एकदम तानाशाही तरीके से किसी बात को लागू कर देना, करना, तो मेरी समझ से तो ये बहुत ही
बहुत ही गंभीर एक प्रकार का शोषण है, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ सरकार के इस रवैये का। सरकार आगाह करे, और लोगों के पास पैसा नहीं है, कहां से वो यंत्र खरीदेंगे। ऑलरेडी आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपनी सब्जियां और फल मतलब बेचने के बजाय फेंकने पर विवश हो गए। 3-4 महीना एकदम सप्लाई बाधित रही। अभी भी जनजीवन और ग्रामीण जो है बहुत अस्त व्यस्त स्थिति में है। और नदियों के प्रदूषण पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, चाहे उन्नाव की बात हो या अन्य जगहों पर किसी भी तरह से एनओसी मिल जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की। और जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, भले ही उसके लिए तमाम सारे अंडर कवर और सारे रीजंस इन्वॉल्व है, लेकिन उन मिल मालिकों पर, उन फैक्ट्रियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती जो गंभीर जहरीला कचरा सीधे नदियों में प्रवाहित होता है। ऐसे सैकड़ों और दर्जनों उदाहरण है इस तरह। तो मैं इसका विरोध करती हूँ। सरकार को निश्चित तरीके से इसको मतलब लाना चाहिए। और एफआईआर एक मतलब ये गुनाह है, ये घृणा योग्य है, ये बहुत गलत है, ये शोषण है। ठीक वैसे ही जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया और बाद में कहीं पर भाई बहनों को पकड़ लिया। मैं आऊंगा कि आपके पास बलवंत, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवंत जी, अपनी बात को रखें। हाँ, कृषि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वैसे तो आज की जितनी भी आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रौत अर्थव्यवस्था में बताई गई है। और प्रौत अर्थव्यवस्था में कृषि को सहकारिता के आधार पर और इसकी बैलेंस इकोनॉमी बताई गई है, जिसमें 40% एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट रहेंगे लोग। 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि 40% लोग डायरेक्ट कृषि में रहेंगे। एग्रो इंडस्ट्री पे 20% लोगों को रोजगार दिया जाएगा और एग्रीको इंडस्ट्री में 20%। 80% हो गया, 10% बिजनेस और 10% व्हाइट कलर जॉब। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कृषि की सभी समस्याओं का समाधान प्रौत अर्थव्यवस्था में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस करके लोग बहुत ही आराम से पूंजीवाद और साम्यवाद का विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है बलवंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुची, अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस वालों के लिए आर्थिक उगाही का आधार बने, कहीं भाई बहन को उठा लिया, कहीं पति पत्नी को रोक लिया, और अल्टीमेटली एंटी रोमियो स्क्वाड जिस विजन के साथ बना था वो फेल हो गया। एनसीआरबी में और महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो उसी तरह से इस तरह से कानूनों को लाना और उनके इम्प्लीमेंटेशन को भली भांति अप्लाई ना करना, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या लिटरेसी का रेट क्या है, ग्रामीण आबादी पे हम आज बात कर रहे हैं। पराली एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसानों को कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो या फिर किसी की रही हो, लेकिन हमने देखा है किसानों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। उसकी समस्या को लेकर कोई समाधान अब तक फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सुची, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, अब पहुंच रही है जी। क्या कहेंगे, ऐसा नहीं लगता किसानों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा, खासकर पराली के मामले पे हम बात करें तो? हम उस देश में रहते हैं 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, 85% लोग 5 एकड़ से कम भूमि के खेतीहर किसान हैं। तो ऐसे में सरकार का इस तरह आना कि हम आते ही कर्जा माफ करेंगे, और भाजपा ने आके क्या किया, लघु किसान, सीमांत किसान, इतना हेक्टेयर उतना हेक्टेयर। और आप जाके देखिए, अगर आप किसान केंद्रों पर देखिए या ग्रामीण इलाकों में, बैंकों में लंबी लंबी लाइन होती है सिर्फ इस बात के लिए कि क्या प्रधानमंत्री ने हमारे पैसे भेजे हैं, चाहे नोटबंदी रही हो, असंगठित क्षेत्र की है। तो कांग्रेस आखिर क्या कर रही है? क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया जाता है किसानों की समस्या को लेकर? क्यों नहीं इसको लेकर प्रदर्शन किया जाता है? क्यों नहीं इसको लेकर ट्वीट किया जाता है? छोटी छोटी बातों पर तो ट्वीट होता है, जब इतनी बड़ी बड़े मसले, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, उसको लेकर कांग्रेस चुप क्यों रहती है? देखिए, आपको शायद मैं अवगत करा दूं कि पंजाब में और हमारे जहां हमारी सरकारें हैं, इन तीनों काले कानून का पुरजोर विरोध हुआ। ट्रैक्टर की बहुत बड़ी बड़ी इतने प्रोटेस्ट हुए। अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से मिलने का समय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ना दिए जाने के विरोध में आज उन्होंने राजघाट पर अनशन किया है। तो हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भाजपा शासित प्रदेशों में किसान प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं।
जो यूनियंस है किसानों की वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही है, तो विपक्ष मजबूत। आपने देखा हाथरस में क्या हुआ, मीडिया को बैन कर दिया, विपक्ष को मिलने नहीं दिया पीड़िता के परिवार से। तो सरकार घटनाओं को सप्रेस करने में बिलीव करती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी है, ये शोषणकारी है, चाहे वो किसान का हो, जवान का हो या बेरोजगार का हो। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से देशवासियों के साथ खड़ी है, और न केवल ट्विटर पर बल्कि धरातल पर भी। हरियाणा में हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, पंजाब में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, और लगातार हम मुखर है किसानों के विषय को लेकर, नौजवानों के विषय को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हम अपने दायित्व का निर्वहन भली भांति कर रहे हैं। सुची, एक दर्शक अजय इस वक्त हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि उनकी भी बात आ जाए। अजय अपनी बात को रखें। आज चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबसे ज्यादा किसानों की बात तो करते हो, सबसे ज्यादा पीड़न किसानों को हो रहा है। जो किसान उनको रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में सब कुछ सहन करने के बाद अनाज पैदा करके देता है जिनको खाने के लिए, वो एयर कंडीशन में बैठ करके उन्हीं किसानों को मामूली पलाली जलाने पर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। कितना ही निंदनीय काम है। शायद हिंदुस्तान में अगर किसान न हो तो कुछ नहीं रहेगा। आज किसानों को बर्बाद करने के जो बीड़ा उठा लिया है, उनसे निवेदन है कम से कम सर किसानों पर तो दया करें, जिसकी वजह से आप इनके बच्चे वो पल रहे, खा रहे, पी रहे। अगर किसान न हो तो भूखों मर जाएगी सर। बड़ी बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़ने के लिए। अंकित इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं। अंकित जी अपनी बात को रखें। अंकित बिहार से एक दर्शक जुड़े। अंकित जी बोलिए। जी बिहार के आयोजन से बात कर रहा हूँ मैं। जी बोलिए। जी मेरा ये कहना है किसानों से संबंधित कि किसान जो मक्के की खेती करती है तो उसका अगर इंडस्ट्रीज या प्रमंडलीय स्तर पर अगर कुछ लगाया जाए तो किसानों को अच्छी इनकम आ सकती है मक्के में। इसका समाधान सरकार कर सकती है ना। अंकित एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी बात हम तक साफ नहीं आ पाई। जी मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ मक्के की फसल बृहद रूप में होती है। चूंकि किसान जिस उम्मीद से मक्के की फसल करती है तो उसको उस हिसाब से उसका रेट नहीं मिलता है खर्च के हिसाब से, और उसका कहीं न कहीं ये रीजन है कि सरकार मक्के के आयात निर्यात में कहीं न कहीं फेल्यूर है। तो हमारा ये है कि कम से कम अगर प्रमंडलीय स्तर पे एक मक्के से संबंधित कुछ खाद्यान्न या कुछ इंडस्ट्रीज लगाया जाए जिससे कि मक्के की फसल की रेट किसानों को अच्छी मिल सके। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित बिहार से जुड़े हुए थे। फसल के सही रेट नहीं मिलते एक समस्या, और ये बहुत किसानों की समस्या है जहां पर उनको उनकी मेहनत का सही तरह से हक नहीं मिलता है, जो बिचौलिए खा जाते हैं। और ये भी खबरों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहें। हरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरनाम सिंह जी, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपक्ष भी हमारे साथ है। सत्ता पक्ष रजनीश राय बीजेपी नेता, हमने उन्हें बुलाया था, वो आ नहीं पाए। फिलहाल आपने सुना होगा कृषि मंत्री ने क्या कुछ बात कही। लेकिन हरनाम सिंह जी, आपने किसानों के दर्द की बात की। एक तरफ पराली के नाम पर कई लाख का जुर्माना है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई है, और दूसरी तरफ मैं जानना चाहूँगा किसानों का दर्द क्या है और उस दर्द को लेकर सरकार कितनी सजग नहीं, जरा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार को चुन के हम किसानों ने लाए थे, और इस आशा से लाए थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किसानों के साथ अच्छे काम नहीं किए हैं तो शायद ये सरकार अच्छा काम करे। लेकिन इन्होंने तो इतना साफ झूठ बोला, और जो कार्रवाई किसानों पे हर तरीके से पीड़ित कर रहे हैं। आप देख लो, यूरिया की किसान ने महंगाई को झेला, बिजली के रेट इन्होंने बढ़ाए, डीजल के रेट इन्होंने बढ़ाए, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया उस पर खरीदारी नहीं हो रही। तो भाई हम तो एक कहते हैं, कहावत है, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जग रहा आंख बंद करे है। तो बीजेपी सरकार का सिर्फ यही रवैया है कि किसान को तंग करो, किसान खेती को छोड़े, और इस खेती को बड़े बड़े पूंजीपतियों को उनको दे दिया जाए,
जो वो खेती में काम करेंगे। जब किसान भुखमरी के कगार पे आ जाएगा तो खेती छोड़ के भाग जाएगा। सरकार उस तरीके का माहौल पैदा कर रही, उसे में लगी है। ना इनको किसान के दर्द से मतलब, ना उसकी पीड़ा से मतलब है। ये तो व्यापारियों की सरकार है। राम जी, शिव किशोर व्यापारियों की सरकार है, तो व्यापारियों। शिव किशोर जी अपनी बात को रखें। ये है जो हम लोग पराली अपने खेतों से बाहर लगा देते हैं, उस पराली को अगर दूसरे आदमी जला जाते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए शिव किशोर जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, बोलिए शिव किशोर जी बोलिए। ठीक है, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिव किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए। हरनाम सिंह जी अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल करें। हरनाम सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही थी? अपनी बात को पूरा करें। क्या कर रहे हो आप? हरनाम सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है हरनाम सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हरनाम सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो ये स्थिति है जहां पर साफ तौर पे हाँ, हरनाम सिंह जी क्या कहेंगे? अपनी बात को पूरा करें। मैं तो सिर्फ इतने बात कह रहा हूं कि सरकार को, इस सरकार को जो किसानों ने, प्रदेश के किसानों ने, देश के किसानों ने बीजेपी को चुन के सत्ता में लाके बिठा दिया। शायद ये मुझसे गलती हो गई। हरनाम सिंह जी, क्या ये प्रशासन उद्योगपतियों का, हरनाम सिंह जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सवाल ये, क्या प्रशासन उद्योगपतियों का चला है? क्योंकि हम तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एनजीटी के नियम का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियो की चिमनियां जो है धुआं उगल रही हैं, लेकिन वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। किसान को ऐसा लगता है सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। इस सरकार को चुनने में जो हमने फैसला लिया वो हमारा फैसला गलत था। ठीक है, ठीक है। अब हरनाम सिंह को मुझे लग रहा है कि शायद उनके पास वक्त की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और किसानों को लेकर अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। मोटे तौर पर एक चीज़ समझ में आ रही है, किसान जो भोला भाला, किसान जो अन्नदाता होता है, और किसान ये जो अन्नदाता है ये कितना परेशान रहता है ये आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। कृषि प्रधान हमारा देश है, लेकिन किसानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कभी मौसम की मार है, कभी मंडियों में उनको उनका हक नहीं मिलता है, बिचौलियाँ उनका हक आ जाते हैं, और अब एनजीटी का नियम का हवाला देकर 4 लाख से ज़्यादा बड़े पैमाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है। बड़े पैमाने पर उनको जेल भेजा जा रहा है और एनजीटी का नियम का हवाला दिया जा रहा है पराली जलाने का। क्या किसान जो पराली जलाता है उसी से प्रदूषण होता है? क्या कि ये जो गाड़ियाँ हैं और ये जो चिमनियाँ हैं, क्या ये शुद्ध ऑक्सीजन फेंक रही हैं? ये किसी को नज़र नहीं आता, ये किसी प्रशासन को नज़र नहीं आता। और हमारे साथ सुचि विश्वास भी जुड़ी हुई है। सुचि, क्या आपको लगता है कि किस तरह के कदम किसानों के लिए उठाने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है, जैसे किसानों को खासकर इन पराली की समस्या की बात ही कर दी जाए, क्योंकि एक पराली बहुत बड़ी समस्या जिसको या तो बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है और या तो उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको? जनता पार्टी की सरकार, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सबसे पहले तो ये तो तीनों काले कानून है कि एमएसपी खत्म होगा या गल्ला मंडियां खत्म होंगी या जो एक्ट खत्म होगा, जमाखोरी को बढ़ावा धता बताना है, जो खरीद का नियम तमाम सरकार ने बदले हैं। सबसे पहले तो सरकार को इन नियमों को वापस लेना चाहिए। उसके बाद कृषि यंत्रों को जीएसटी के दायरे से एटलीस्ट सरकार को मुक्त करना चाहिए। और किसान को क्या चाहिए? सस्ता डीजल और न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर सरकार इतना भी नहीं कर सकती, अभी गौरव से उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपए की जो पेनल्टी किया है किसानों पर, उसमें 4 लाख कुछ हजार रुपए की आमदनी सरकार को हुई। वो सरकार जो कारपोरेट वालों का हजारों करोड़ रुपया वापस करती है, 68,000 करोड़ से ज्यादा लेके कुछ बाहर लेके चले गए लोग, आइलैंड खरीद ले रहे हैं, अपना कैलासा बैंक बना ले रहे हैं, ना पनामा पेपर्स पे काम करते हैं, ना बहामास लिंक्स पे काम करते हैं, ना स्विस लिंक्स पर काम करते हैं। लेकर उन पर फाइन कर उन्हें पेनल्टी करके और इन 86 किसानों पर एफआईआर करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है?
तो ना केवल ये देश विरोधी या किसान विरोधी है, बल्कि ये मानवता और मूल्य विरोधी है। तो ऐसी सरकार और ऐसी मानसिकता का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेट मानसिकता है, उद्योगपति मानसिकता है और मानवता और सहनशीलता विरोधी मानसिकता है, जो दमन कर रही है भारतीयों का, कृषकों का और उस तबके का जो हम सबका पेट पालती है। तो ये निहायत ही शर्मनाक है। सरकार को तत्काल प्रभाव से। बिट्टू एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। बिट्टू जी अपनी बात को रखें। बिट्टू जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिट्टू आप अपनी बात को रखें। नमस्कार, मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। दरअसल मैं हेलो। हाँ बिट्टू जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, दरअसल मैं प्रगतिशील से बोल रहा हूँ। प्रॉस कोऑपरेटिव से 100% एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। आज समाज में आप देखिए, लोगों को रोजगार और महंगाई की वजह से लोग मार खा रहे हैं, क्योंकि आज का जो इंडस्ट्री का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर कंजम्पशन। जब तक ये प्रिंसिपल रहेगा तब तक जो है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। प्रॉस जो है कोऑपरेटिव की बात करती है और ऐसी कोऑपरेटिव जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ काम करती है और सोशल इकोनॉमिक एक्ट को सिर्फ सफिशिएंट बनाने पे मदद जोरदार देती है। प्रॉस का प्रिंसिपल है प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और वहीं पर प्रॉस जो है कि एक बैलेंस इकोनॉमी के तहत में लोगों को रोजगार देने की बात करती है। प्रॉस कहती है 20 to 30% आपका एग्रीकल्चर में जॉब मिलेगा, 20% आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा, 20% एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा और 10% आपका व्हाइट कॉलर जॉब होगा। इस तरह से बैलेंस इकोनॉमी से प्रॉस गवर्नमेंट जो है प्रॉस एक 100% एम्प्लॉयमेंट देने की बात करती है। 100% एम्प्लॉयमेंट आप तभी दे सकते हैं जब आपका जो सोशल इकोनॉमिक रेट है वो सफिशिएंट बने। इस वजह से हमें अपने सोशल इकोनॉमिक रेट को ब्लॉक लेवल रीजन में, ग्राम लेवल रीजन में अपने सोशल इकोनॉमिक को सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। उसी का नाम है कृषि को उद्योग का दर्जा देना। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक कृषि के लोग प्रधानता के साथ नहीं जी सकते हैं। बड़ी बात बिट्टू ने कही कि कृषि को जो है उद्योग का दर्जा जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। फिलहाल बिट्टू। पप्पू यादव एक दर्शक हमारे साथ काफी दूर से बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव जी अपनी बात को रखें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, ये मेरा कहना है कि हमारे यहाँ आलू की खेती बृहद रूप से होती है जी, काफी बड़े पैमाने पे होती है। तो जिस तरह से अभी किसानों को आलू का बीज लेने के लिए यूपी जैसे मंडियों में जाना पड़ता है, पंजाब की मंडियों में जाना पड़ता है। चूंकि यहाँ पे उस तरह से कोल्ड स्टोरेज या बीज का उनकी उपलब्धता बिहार में नहीं है, तो उससे हमारा जो लागत होता है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। और जब फसल बिक्री होती है तो बिक्री के टाइम में मतलब मुश्किल होता है कि उस हिसाब से रेट नहीं पकड़ाता है। तो अगर यदि हम लोगों का ये राय है कि सरकार अगर बिहार में हर जिले में या कम से कम राजधानी में, बिहार में राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ी बृहद रूप से अगर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करे तो यहाँ के किसानों को सस्ते दामों में बीज उपलब्ध हो सकती है और बेचने के टाइम में भी खरीदारी करने पे सरकार अगर वो साफ तौर पे पप्पू यादव कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि बिहार में सरकार जो कि चुनी जा रही है, अगर वो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करे तो बिहार के किसानों की स्थिति बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव हमारे साथ। और इस बीच एक प्रयागराज से खबर, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में। अल्लाहपुर के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडीए कर रहा कार्रवाई, भारी फोर्स के साथ 5 जेसीबी मौजूद। भदोई विधायक विजय मिश्रा का बिना नक्शा पास मकान। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई। अल्लाहपुर के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। भारी फोर्स के साथ 5 जेसीबी मौजूद हैं। भदोई विधायक विजय मिश्रा का बिना नक्शा पास बना था मकान। तो यूपी में बाहुबलियों के जो मकानात हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। उसमें एक नाम और जुड़ गया है, विजय मिश्रा। भदोई विधायक विजय मिश्रा का बिना नक्शा पास बना मकान
5 जेसीबी पहुंच चुकी हैं, भारी फोर्स पहुंच चुकी है और मकान के ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया गया। पीडीए ये कार्रवाई कर रहा है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, 5 जेसीबी मशीनें भी पहुंची हैं। चलिए खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।